स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इज कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट है। द कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। अगर सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्जेस हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा हुआ, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, रेस्ट में चार्ज होने चाहिए। अगर चार्जेस रेस्ट में नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और हमारे पास दिया हुआ है कि द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्ज का जो डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। डायमेंशन का मतलब क्या है, उस जिस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उस बॉडी का साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, ये हमने कह दिया Q1 चार्ज है, ये हमारे पास Q2 चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या कही है, R कही हुई है। तो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो फोर्स जो इन दोनों ये चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब इन दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास देखो एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस का मतलब क्या है कि जो दो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, चार्जेस हैं, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों को, जो लाइन को ज्वाइन करने के, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने के लिए जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, इस लाइन के अलोंग ही क्या होगा, इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। यानी अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन का फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे इसी लाइन के अलोंग लगेगा। तो स्टूडेंट जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द फोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं इनको, सेंट्रल फोर्सेस। जैसे कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो स्टूडेंट ये भी हमारा क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स हुआ। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग ही यही होता है कि जो फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉडीज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा ये कूलॉम्स लॉ सेंट्रल फोर्स को भी फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स ही होता है हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आता है,
कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं फोर्स कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर जो स्टूडेंट के है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। और स्टूडेंट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम फर्दर स्टडी करते हैं इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आती है। ये एप्सिलॉन नॉट एक और हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट होता है, और कंबाइंड फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के की जो वैल्यू होती है वो है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस के की जगह हम इसको लिखना प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास टर्म है एप्सिलॉन नॉट, मोस्टली जो हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं वहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट टर्म्स वहाँ पे इंक्लूड होती है, इसीलिए हम इस फोर्स कांस्टेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो 1/4 के की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला हुआ ये हमारा क्या है स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ के लिए हमारे पास रिलेशन है। स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको और फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया था स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है एक कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी को डिफाइन भी करता है। और स्टूडेंट ये जो नोट है यहाँ पर नोट हमने फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि जो हमने ये कंसेप्ट, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है ये फॉर्मूला फॉर फ्री स्पेस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमने यूज़ किया। नॉट किसके लिए है यहाँ पर, वैक्यूम के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो क्या है, 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो परमिटिविटी होती है ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। यानी जो हमारे पास परमिटिविटी है ये हमें फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, यानी किसी भी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स के बारे में हमें वैल्यू बताता है, उस फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और स्टूडेंट हम यहाँ पर अगर ये ही मान लीजिए हमने क्या किया था, ये जो दो चार्जेस हैं ये दो चार्जेस अगर हम वैक्यूम में रखने की जगह इन्हीं दोनों मटेरियल को, दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी मीडियम में रखते और वहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स को ऑब्जर्व करते, तो जो ये फोर्स हमें यहाँ पर फॉर वैक्यूम हमें मिला है स्टूडेंट्स, ये फोर्स इतना ना मिलकर उसकी वैल्यू कुछ और होती ड्यू टू अदर मीडियम। अगर यहाँ पे हमने ये तो किसके लिए यूज़ किया स्टूडेंट, वैक्यूम के लिए यूज़ किया है ये जो फोर्स है। अगर हम यही दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखते, मान लीजिए मीडियम में रखा और मीडियम में हमने मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन यूज़ की, तो यहाँ पर जो ये फोर्स होगा उस मीडियम में कुछ अलग ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक स्टेटमेंट है, एक हमारे पास टर्म है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट ये जो रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये हमें उस रेशियो के बारे में बताती है जो फोर्स वैक्यूम और मीडियम में लगता है। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस placed some distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the same distance apart in the given
मीडियम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन द फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन गिवन मीडियम। मान लीजिए हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस को, जैसे कि ये दो चार्जेस थे, इन दो चार्जेस को जब हमने किसी वैक्यूम में रखा तो वैक्यूम में हमें इतना फोर्स मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर उन्हीं दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर किसी और मीडियम में रखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो फोर्स मिलता है तो वो फोर्स क्या होगा, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इन दोनों फोर्सेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो मीडियम के लिए है स्टूडेंट हमारे पास 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगी हमारे पास टर्म, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर 1/ε0 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1/ε। तो जब इनको देखेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके एप्सिलॉन न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, ε0। तो एप्सिलॉन अपॉन ε0, एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, रिलेटिव, यहाँ एप्सिलॉन है यहाँ पर परमिटिविटी फॉर मीडियम और ε0 है परमिटिविटी फॉर वैक्यूम। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को या तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये दो फोर्स के रेशियो है, फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम, या फिर हम इसी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जिस तरीके से लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो हमारे पास या फिर कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये हमें क्या बताता है कि किसी मीडियम में जो फोर्स लगेगा कितना टाइम्स वैक्यूम से कम लगेगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हम इस इक्वेशन से, जो कि ये हमारे पास इक्वेशन है, वैक्यूम में फोर्स अपॉन में मीडियम में फोर्स, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इज द, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, के कहते हैं, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स इन मीडियम निकालना चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये होगा फॉर्मूला, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन, इसको इस तरीके एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट ये कहते हैं वाटर के लिए के की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 80 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम किन्हीं चार्जेस को पहले तो वैक्यूम में रखते हैं तो वैक्यूम में अगर इतना फोर्स लगेगा, और उन्हीं चार्जेस को अगर मैं वाटर में सेम डिस्टेंस पर रखता हूँ तो जब हम वाटर के अंदर यानी वाटर मीडियम के अंदर उन्हीं दोनों चार्जेस को रखेंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी किसी भी मीडियम में कितना फोर्स लगता है उसके बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन देता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी।